हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ फॉर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं मानव विकास की अवस्थाएं में। और यार मैं आपको बता दूं, लास्ट के वीडियो में हमने बातें कर ली हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, क्या कुछ बातें हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। हमने वहाँ पे देखा था कि भाई ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक दूसरे से कैसे अलग हैं, क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो एक दूसरे को मतलब दोनों के एक दूसरे में इंक्लूड करती हैं। तो वहाँ पे हमने ये सारी बातें की। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं देख रखा है, देन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके इजीली देख सकते हो। और यार मैं आपको लिटरली बातें बताऊँ, यहाँ पे जो बातें होंगी कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड होंगी, सो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं क्या कुछ हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सारी बातें देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं प्री नेटल स्टेज की। ओके, तो वहाँ पे हमने ये भी बातें की थी, लास्ट वीडियो में हमने ये भी बातें की थी कि जो मतलब डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट होता है वो कॉन्सेप्शन टाइम से लेके डेथ तक चलता है। तो यहाँ पे हम स्टेजेस देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है, एक ह्यूमन बींग्स क्या होता है, एक ह्यूमन बींग्स स्टार्टिंग में क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, एक जाइगोट होता है सिंपल से। ओके, एक सिंगल सेल होता है, और इस जाइगोट में, इस सेल में डिवीज़न होते होते इतनी बड़ी ह्यूमन की बॉडी बन जाती है जिसमें बिलियंस ऑफ सेल होती हैं। ओके, तो ये सब मतलब प्रोसेस होता है। फिलहाल मतलब यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की। तो आप डेवलपमेंट देख रहे हो, सिंगल सेल से डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट आप इसे भी तो बोल सकते हो, है ना, डेवलपमेंट ये भी तो है। तो डेवलपमेंट प्री नेटल स्टेज से स्टार्ट हो जाता है, कॉन्सेप्शन पीरियड से लेके, जब से कोई मदर एक बेबी को कंसीव करती है तब से लेके मृत्यु तक डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो प्री नेटल स्टेज की बात की गई है, कंसीव करने से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है। ओके, प्री नेटल स्टेज हम उसे बोलते हैं, कॉन्सेप्शन टाइम हम उसे बोलते हैं, जन्म मतलब कंसीव करने से लेके जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज बोलते हैं, जो कि टाइम पीरियड होता है 40 वीक से लेके 280 डेज का। ओके, और फिर उसके बाद देखते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी एज, जो कि होती है 0 to 2 ईयर, मतलब बर्थ से लेके, जन्म से लेके 2 साल तक का। हाँ, कहीं कहीं आपको 5 वर्ष भी देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे 5 वर्ष तक की अवस्था बताई है। लेकिन हाँ यार, याद रखिएगा, आपकी एनसीईआरटी मानती है, एनसीईआरटी में लिखा गया है 0 से लेके 2 वर्ष, मतलब कि बर्थ टू 2 ईयर। तो आपकी सीबीएसई जो है वो एनसीईआरटी का कहना मानती है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर सही किए जाते हैं। तो आपको लेफ्ट राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, किस साइंटिस्ट ने क्या कहा है कुछ मतलब नहीं है, एनसीईआरटी में जो बातें लिखी हैं उससे आप मान लीजिए बस। ओके, और बात करते हैं चाइल्डहुड की। तो यहाँ पे चाइल्डहुड, यहाँ पे जो आपकी ये शैशवावस्था, इन्फेंसी एज है, इसे ट्वाई एज कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे बच्चा छोटा होता है, बच्चा खिलौनों से कहीं ना कहीं खेल रहा होता है। आगे सारी बातें हम और देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सा टाइम पीरियड, मतलब जैसे इन्फेंसी कितने टाइम की होती है, चाइल्डहुड कितने टाइम का होता है, एडोलेसेंस से कितने टाइम का होता है। चाइल्डहुड आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। चाइल्डहुड को एक तो हम अर्ली चाइल्डहुड में देखते हैं, एक लेटर चाइल्डहुड में देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 वर्ष तक का होता है, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक का। तो हम यहाँ पे इसे 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। ओके, किसे, चाइल्डहुड को। तो यहाँ पे हम और भी कैरेक्टर देखते हैं, चाइल्डहुड के क्या कुछ कैरेक्टर हैं, एंड बात करते हैं किशोरावस्था की, एडोलेसेंस, नॉट प्री नेटल स्टेज। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस, किशोरावस्था। किशोरावस्था होती है 13 से 18 वर्ष की, एडोलेसेंस 13 से 18 वर्ष का। यहाँ पे ऐसे ढेर सारे कैरेक्टर हैं जो कि आप रिलेट भी कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हम अब एक एक करके सबके कैरेक्टर देखते हैं। इन्फेंसी स्टेज के क्या कुछ कैरेक्टर हैं, क्या कैसे इन्फेंसी स्टेज में डेवलपमेंट होता है। तो इन्फेंसी स्टेज, प्रसव पूर्व अवस्था, हम इसे हिंदी में प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। ओके, तो ये जो स्टेज होती है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होकर जन्म तक की अवस्था होती है, मैंने आपसे पहले भी बातें की। और ये स्टेज होती है 40 वीक की, 40 हफ्तों की, या फिर 280 दिन की। ओके, तो ये अवस्था जो होती है गर्भाधान से लेके, कंसीव करने से लेके बर्थ तक का टाइम होता है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्शन पीरियड, प्रीनेटल स्टेज। ओके,
तो यहाँ पे यह जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, एक तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, एक सेंटर टू पेरिफेरी होता है। ओके, तो अब यहाँ पे जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, हम इसे हेड टू टो बोलते हैं। अब कैसे, क्यों? तो यहाँ पे आप पहले सिफेलोकॉर्डल की स्पेलिंग देखिए। ओके, सिफेलोकॉर्डल। ओके, सिफेलोकॉर्डल। तो यहाँ पे ये जो वर्ड बना है आपका, 2 वर्ड से कहीं ना कहीं मिलके बना है। यहाँ पे हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, आप दोबारा कभी ना भूलो इसलिए। ओके, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, हम दोबारा नहीं भूलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सिफेलोकॉर्डल वर्ड बना है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ओके, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होती है, हम पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो कॉर्डल वर्ड है, तो ये लिया गया है भाई कॉर्डेटा से। और कॉर्डेटा कौन होते हैं? कॉर्डेटा जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, जैसे हम लोगों के पास है, जैसे हम लोगों के पास रीढ़ की हड्डी है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेटा। और सिफेलो मीन्स क्या होता है? सिफेलो मीन्स होता है सर से पैर तक। तो जो कॉर्डेटा होते हैं, जैसे हम लोग हैं, जो कॉर्डेटा है उनका जो मतलब स्टार्टिंग का डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? सर से पैर तक होता है। तो यहाँ पे यही बातें बोली गई हैं और कोई महाभारत नहीं कही गई है। तो सिफेलोकॉर्डल मीन्स इजली यही होता है कि सर से पैर तक का डेवलपमेंट। तो ऐसे ही होता है डेवलपमेंट प्रीनेटल स्टेज में ऐसे ही होता है। ओके, हेड टू टो। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कैसे होता है? सेंटर टू पेरिफेरी। कैसे होता है? सेंटर टू पेरिफेरी। मतलब पहले जैसे हार्ट का डेवलपमेंट हो गया, फिर उसके बाद उसके अगल बगल की जो मसल्स हैं, रिब्स हैं, हाथ वगैरह हो गया। ओके, तो ऐसे डेवलपमेंट होता है। तो ये सब कुछ बातें रह गई प्रीनेटल स्टेज की। आगे हम देखते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज आपका कब से कब तक का टाइम पीरियड है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक का। कब से कब तक का? जन्म से लेके 2 वर्ष तक का। मैंने अभी आपसे पीछे भी बातें की, कुछ साइंटिस्ट का मानना है 5 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष पे नहीं जाना है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी एनसीईआरटी कहती है शैशवावस्था है जन्म से लेके 2 वर्ष तक का टाइम, 0 से लेके 2 वर्ष तक का टाइम। तो आपको भी 0 से लेके 2 वर्ष तक का टाइम मानना है। ओके, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? इस एज को क्या कहा जाता है? ट्वाई एज कहा जाता है। ट्वाई एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बच्चा खिलौनों से खेल रहा होता है। अब बच्चा यहाँ पे पबजी नहीं खेल रहा होता है या फिर खो खो नहीं खेल रहा होता है, क्योंकि बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो अपना कोई प्ले ऐसे जनरेट करे, बनाए और ऐसे वाले जो प्ले हैं उन्हें खेले। बच्चा यहाँ पे खिलौनों से खेलने की उम्र है, तो बच्चा खिलौनों से खेलता है। ओके, और भी यहाँ पे ऐसी ढेर सारी बातें हैं। बच्चा जो होता है यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज जो होती है, मैं आपको बताऊँ, पूरे जीवन काल की इकलौती मतलब जन्म के बाद से इकलौती ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ। जन्म से लेके अगर देखा जाए कि सबसे तेज शारीरिक विकास कहाँ होता है, तो वो कहाँ होता है भाई? इन्फेंसी स्टेज में होता है, शैशवावस्था में होता है। लेकिन अगर पूछा जाए पूरे जीवन काल में, तो सबसे जो ज़्यादा तेज विकास होता है वो प्रीनेटल स्टेज में होता है। माँ के गर्भ में सबसे ज़्यादा तेज विकास होता है एक बच्चे का। आपने देखा होगा इस 40 सप्ताह में एक सिंगल सेल से, जस्ट ऑफ एक सिंगल सेल से एक इतना बड़ा बच्चा बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप मतलब डेवलपमेंट देख पा रहे हो कि कैसे 9 महीने में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट। और अगर बात की जाए आफ्टर बर्थ के बाद इन्फेंसी स्टेज में इतना तेज़ डेवलपमेंट होता है, मतलब बहुत तेज़ डेवलपमेंट होता है पूरे लाइफ टाइम का मिला के। सबसे ज़्यादा तेज़ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट यही होता है। ओके, इस अवस्था में तीव्र शारीरिक विकास, रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है। बच्चे में सेल्फ लव की भावना आ जाती है, बच्चा खुद से प्रेम करता है, दुनियादारी को नहीं जानता है, उसे किसी और की फीलिंग से नहीं मतलब होता है। कोई जल रहा है, किसी को भूख लगी है, किसी को प्यास लगी है, कोई रो रहा है, डजंट मैटर। यहाँ पे ये वो एज है जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ खुद से प्रेम करता है। जब बच्चे को खुद मतलब प्यास लगती है तो उसे समझता है, जब बच्चे को खुद भूख लगती है तब उसे समझता है। ओके, तो यहाँ पे बच्चा 2-3 चीज़ें ही समझता है। जैसे आपको पता है मैकडोगल ने कुछ मतलब संवेग बताए, उन्होंने तो 14 बताए, लेकिन यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पे जो 3 संवेग होते हैं, एक डर, क्रोध और प्रेम, ये तीनों संवेग बच्चे के अंदर होते हैं। एक डर होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, ये तीनों संवेग बच्चे के अंदर होते हैं। लेकिन बच्चा प्रेम खुद से ही करता है। ओके,
आगे पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है। बच्चा क्या शुरू कर देता है? बैबलिंग शुरू कर देता है। आपने बच्चे को बोलते सुना होगा, देखा होगा। अगर आपके अगल बगल या फिर आपकी फैमिली में बच्चे हों ऐसे, आप उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू करिए, ढेर सारी चीज़ें आप वहीं से सीख रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है, जैसे मामा, काका, डाडा, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड बच्चा निकालता है। ओके, तो इसे हम बोलते हैं बैबलिंग। 1 से 2 वर्ड ऐसे मिला के बच्चा बोलना शुरू करता है। ओके, और यहाँ पे बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होता है बच्चा। यहाँ पे बच्चा अतार्किक चिंतन कर रहा होता है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसके चिंतन के पीछे का। ओके, बच्चे के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। और एक मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पे बच्चा दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, पर निर्भरता होती है। बच्चा अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होता है। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की कि बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो वो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, मतलब स्वायत्तता से आत्मनिर्भरता की ओर जाता है। तो अभी तो भाई बच्चा कितने से कितने टाइम का, 0 to 2 ईयर, तो अभी तो स्टार्टिंग ही है। अभी तो बच्चा स्वायत्त ही होगा, मतलब डिपेंडेंट होगा, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट होगा, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होगा। तो अभी मतलब उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो चल के 4 कदम चला जाए। ओके, बच्चा ऐसे घुटनों के बल चलता है। तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है अपने मम्मी पापा पे। और यहाँ पे जो नैतिक भावना है, जो मोरल डेवलपमेंट है, उनका भी अभाव है। मोरल डेवलपमेंट का कुछ नहीं पता है। क्या है मोरल डेवलपमेंट? बच्चे को कुछ नहीं पता है कि हाँ बड़ों से कैसे बिहेव करना है। बच्चे को जो अच्छा लगता है, मैंने आपसे पहले ही बात है कि यहाँ पे सेल्फ लव की भावना आती है। बच्चे को जो अच्छा लगता है वो करता है। अब उसे नहीं पता है कि हाँ मौसा जी आए हैं तो भाई उनके पास ठीक से रहना है, उनसे नमस्ते नमस्ते कर लेना है। अगर मम्मी उनकी गोद में दे रही हैं तो उन्हें मारना नहीं है। बच्चे को जिसके पास अच्छा लगता है उसके पास रहता है, अदरवाइज ऐसे नाखून मारता है, चिल्लाता है, रोता है, उसे कुछ नहीं पता। मोरल डेवलपमेंट 0 है यहाँ पे। मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे 0 है। अब इन्फेंसी से हम चलते हैं चाइल्डहुड की तरफ। चाइल्डहुड एज यू नो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है चाइल्डहुड को। एक तो अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष का। ओके, अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष का। और लेटर चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष का। पीछे भी हमने बातें कर रखी हैं इसके बारे में। तो ये जो स्टेज होती है इसे हम बोलते हैं आरंभिक स्कूल एज, प्री स्कूल एज। तो ये जो प्री स्कूल बोला जाता है तो ये टाइम पीरियड होता है 2 से 6 वर्ष का, क्योंकि कोई भी बच्चा 6-7 की एज में स्कूल जाना स्टार्ट नहीं करेगा। आरंभिक स्कूल अवस्था, बच्चा यहाँ पे स्कूल जाना स्टार्ट करता है 2 से 6 वर्ष वाले में, अर्ली चाइल्डहुड में। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्री स्कूल एज। और इसे हम क्या बोलते हैं? गैंग एज बोलते हैं चाइल्डहुड को। और वहीं पे अगर अर्ली चाइल्डहुड की बात कर ली जाए तो हम उसे प्री गैंग एज कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड की बात कर ली जाए तो उसे हम गैंग एज कहते हैं। ओके, तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे बच्चा लड़ाई झगड़े भी करने लगता है। लड़ाई झगड़े वाली अवस्था ट्रबलसम एज कहा जाता है। क्यों ट्रबलसम एज कहा जाता है? क्योंकि अब बच्चा घर से थोड़ा बहुत बाहर निकलता है, वहाँ पे खेलता है, वहाँ पे चीटिंग होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बच्चे को लगता है कि बस मेरी चलनी चाहिए। जब उसकी नहीं चलती है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ कैरेक्टर हैं। जिज्ञासा की संतुष्टि चाहिए, बच्चे को सेटिस्फैक्शन चाहिए। बच्चे यहाँ पे बहुत मैंने आपसे पीछे भी बातें की कि बच्चा जो होता है वो क्यूरियस होता है। उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। इवन आपसे भी कई बच्चों ने कई बार कई तरीके के क्वेश्चन किए होंगे जो आपका दिमाग पकाने वाले क्वेश्चन रहे होंगे। एज लाइक ये तारे ऐसे क्यों, मतलब ऊपर ऐसे टिके क्यों रहते हैं? ये चंदा मामा ऊपर टिके क्यों हैं, नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? मैं तो बॉल उछालता हूँ या मैं बॉल उछालती हूँ तो नीचे आके गिरती है। इवन कुछ भी चीज़ें हैं, मैं ऊपर उछालती हूँ तो वो नीचे आके गिरती है। चंदा मामा क्यों नीचे नहीं टपक पड़ते हैं? ये ऐसे ऊपर टिके क्यों हैं? और ये पंछियों की तरह हम ह्यूमन बींग्स, हम मनुष्य लोग क्यों नहीं उड़ सकते हैं? ओके, तो ये सारी बातें मतलब उसके दिमाग में ऐसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ऐसे चलती रहती है। जब हम ऐसे ट्रेन से चलते हैं तो इतने चंदा मामा हमारे साथ पीछे से क्यों भागते रहते हैं? ओके, जब मैं अपने घर से मामा के घर जाता हूँ तो वहाँ पे भी ये निकले हुए होते हैं, वहाँ पे भी दिखाई देते हैं। तो ऐसे ना जाने कितने प्रकार के क्वेश्चन उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, और उसका ये जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर उसे चाहिए होता है।
तो जब तक उसकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होगी, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक ऐसे उटपटांग सबसे क्वेश्चन पूछता रहता है। उटपटांग नहीं होते ये क्वेश्चन उसके लिए लॉजिकल होते हैं, सही होते हैं, और इसका आंसर मतलब बताना चाहिए, पेरेंट्स को इसका आंसर बताना चाहिए। इस अवस्था में स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है, स्टोरेज की भावना आ जाती है बच्चों के अंदर। आपने देखा होगा जो ये एज के जो टाइम पीरियड वाले बच्चे होते हैं, ये टाइम पीरियड वाले जो बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे हैं जो कार्ड्स इकट्ठा करते हैं, कुछ बच्चे कंचे इकट्ठा करते हैं, कुछ बच्चे डॉल्स इकट्ठा करते हैं। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो देखने के लिए मिलेंगे ना। अब चार बच्चे हैं, चारों एक ही चीज़ तो नहीं इकट्ठा करेंगे, तो चारों ऐसा देखने के लिए मिलता है ना। तो मतलब जो जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होगा, जिस चीज़ में उसका मतलब इंटरेस्ट होगा, वो उसे इकट्ठा कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको पता है स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है। कुछ बच्चे पैसा इकट्ठा करते हैं, चिल्लर, 1-1 2-2 रुपए के चिल्लर इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि बच्चे स्टोर करते हैं। यहाँ पे हाँ, तार्किक चिंतन आ जाता है। पहले बच्चा, आपने देखा था इन्फेंसी स्टेज में बच्चा अतार्किक चिंतन करता था, यहाँ पे तार्किक चिंतन आ जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे चाइल्डहुड को, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, कुछ साइंटिस्ट ने मतलब चाइल्डहुड को क्या कुछ कहा है। तो जैसे जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कोल और ब्रूस ने कहा है। ओके, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? रॉस ने कहा है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा। ये बातें याद रखिएगा। जीवन का अनोखा काल, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जब स्टेजेस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले ज़रूर रहते हैं। कोल और ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा है बाल्यावस्था को। रॉस ने मिथ्या परिपक्वता कहा है बाल्यावस्था को। क्यों? क्योंकि मिथ्या परिपक्वता इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को लगने लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, जबकि वो एक्चुअली होता नहीं है। और इसे प्रतिद्वंदता का काल कहा है किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एडोलेसेंस की, किशोरावस्था की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप देखिएगा। किशोरावस्था को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम कहा गया है, तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा गया है किशोरावस्था को। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बातें। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। तनाव एवं तूफान की अवस्था किसको कहा है? किशोरावस्था को कहा है। बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था को ट्रांजिशन स्टेज कहा गया है, संक्रमण अवस्था कहा गया है। अब संक्रमण अवस्था क्यों कहा गया है इस स्टेज को? तो देखिए, जैसे आपको पता है जब बच्चा एडोलेसेंस में इंटर करता है, जब इंटर करता है तब क्या होता है? एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, और इस स्टेज से जब बाहर निकलता है तब क्या होता है? अडल्ट होता है। तब क्या होता है? अडल्ट होता है। दैट्स वाई इसे क्या कहा गया? संक्रमण अवस्था कहा गया है, संक्रमण काल कहा गया है, ट्रांजिशन स्टेज कहा गया है। ओके, क्यों? क्योंकि बच्चा जो है चाइल्ड से अडल्ट में कन्वर्ट होता है इस स्टेज के बाद। ओके, या फिर इसे ब्रिज पीरियड भी कहा गया है। ओके, तो इसे ट्रांजिशन स्टेज, संक्रमण अवस्था कहा गया है इस स्टेज को। यहाँ पे बच्चे के अंदर हीरो वर्शिप आ जाती है, नायक पूजा आ जाती है। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं सबके कोई ना कोई आइडियल होते हैं, लाइक भगत सिंह, महात्मा गांधी, ओके, चाचा नेहरू, ऐसे ऐसे, या फिर किसी कोई टीचर हो अच्छा है, मतलब ऐसे सबके अपने अपने तरीके के, मतलब जिसको जो पसंद हो उसका आइडियल बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मूवी का कोई हीरो भाई पसंद आ गया, उसका उनका वो आइडियल है, तो मतलब उनके वो आदर्श व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा मूवी में जो बच्चा होता है अभी उसको भाई बहुत ज़्यादा पता नहीं है, मूवी में वो देखता है कि हाँ ऐसे मतलब सिगरेट मुंह में लगाए हुए हैं, 2 लाफा किसी को मार दिए, ना कोई केस फाइल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई चार्ज लग रहा है। तो बच्चे को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, तो बच्चा भी वैसे ही बनने की कोशिश करता है उसके रियल लाइफ में। तो ये तो हो गया मतलब निगेटिव पार्ट, ये जो मूवी वूवी का निगेटिव पार्ट हो गया। बट हाँ, इसका मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव अफेक्शन भी पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, किशोरावस्था की बच्चे में यहाँ पे ढेर सारे हार्मोनल एंड फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं। दैट्स वाई स्टैनले हॉल ने इसे तनाव एवं तूफान की अवस्था कहा है। बच्चा खुद नहीं समझ, यहाँ पे बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा खुद परेशान होता है, और यहाँ पे बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे होते हैं। अच्छा, किशोरावस्था में आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे होते हैं, ये बात किसने बोली है?
एरिक एरिक्सन ने ये बात कही है। किसने कही है भाई? एरिक एरिक्सन ने कही है ये बात। नाम याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ इन लोगों के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जितने भी साइंटिस्ट ने ऐसे बातें बोली हैं। ओके, आइडेंटिटी क्राइसिस बच्चे के अंदर कब आ जाते हैं? एडोलेसेंस में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? आपने देखा होगा, इवन आपने भी कई बार ऐसे फेस किया होगा, जैसे अब कोई बच्चा है, अब 14 से 15 साल तक का, या फिर 13 से ऐसे 19 साल तक का कोई बच्चा है, अभी ऐसे फैमिली में ऐसे पेरेंट्स ऐसे बैठ के किसी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन ऐसे चल रहा हो, उसमें वो बच्चा आके कुछ बोल दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे, तो वहाँ पे अधिकतर उससे यही होगा, उसे डांट के भगा दिया जाता है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुम ऐसे मतलब ऐसे सीरियस टॉपिक में बोलो। तो बच्चे को लगता है कि हाँ ठीक है भाई, हम छोटे हैं। और वहीं इसी सेम एज ग्रुप वाले बच्चे से या फिर उसी बच्चे से ऐसी कोई गलती हो जाए, तो उसे ये भी कह के कई बार डांटा जाता है कि अभी तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुमसे ऐसी गलतियां हो जाए। तो बच्चा यहाँ पे समझ नहीं पाता है कि वो है क्या। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे होते हैं। ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं जो बच्चा फेस कर रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा होता है, अमूर्त चिंतन कर रहा होता है। अमूर्त चिंतन बोले तो बच्चे के सामने जो चीज़ें मूर्त रूप में नहीं है उसके बारे में भी वो प्रॉपर थिंकिंग कर लेता है, बहुत अच्छे तरीके से थिंकिंग कर लेता है। जैसे आपने मैथ के सवाल देखे हैं, माना संख्या x है, ये है, वो है, मतलब प्रॉपर तरीके से बच्चा अच्छे तरीके से उसके बारे में थिंकिंग कर रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं एडोलेसेंस में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, अमूर्त चिंतन आ जाता है। तो यार ये सब कुछ बातें हैं जो कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से रही। उम्मीद करती हूँ बातें यार आपको समझ आई होंगी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।